हेलो गाइस, दिस साइड संजीव पांडे। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एड्यू मंत्रा और यहाँ पर 9th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर हम ले आए हैं टारगेट 95 प्लस की सीरीज में। और इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे? फर्स्ट चैप्टर में हमने बेसिकली बात कर ली है मैटर क्या होता है, फिर उसके सॉलिड्स, लिक्विड, गैस, वो सब के बारे में हमने देखा हुआ है। यहाँ पर हम केमिकल कंपोजिशन में जाएंगे मैटर के, है ना। एलिमेंट्स की बात होगी, कंपाउंड्स की बात होगी, मिक्सचर की बात होगी, किस मैटर को प्योर कह सकते हैं, किसको इम्प्योर कहेंगे, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास 9 क्या है? इज मैटर अराउंड अस प्योर। ओके, सो यस, आगे बढ़ने से पहले, शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा आपका जो एड्यू मंत्रा चैनल है वो प्ले स्टोर पे भी उपलब्ध है। इसके अलावा वी ऑल्सो हैव अ वेबसाइट कॉल sanjeevsir.com, जहाँ पर आपको नोट्स और बाकी और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो वहाँ पर आपको अवेलेबल हैं। तो आप जाके वहाँ पर डिटेल्स ले सकते हो, वेबसाइट विजिट कर सकते हो। एंड ऑल्सो यू कैन जॉइन अस ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एज वेल। ठीक है, तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं गाइज अपना चैप्टर। ओके, चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें दी है, कई सारे प्रोडक्ट हमको पता होते हैं। भाई सॉल्ट है, देखो काफ़ी टाइप के आपको पता है कि मार्केट में सॉल्ट्स मिलते हैं और हर एक ब्रांड पे अपनी अपनी जो उनकी चीज़ें लिखी होती है और वो ज़्यादातर प्योरिटी की तरफ ही इशारा करती हैं। अगर हम अपने कंजम्पशन वाली चीज़ों की बात करें, ठीक है, जैसे देखो ये शुद्ध, ये प्योर घी, प्योर लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पर मिल्क के ऊपर भी प्योर लिखा हुआ है। पर अगर हम केमिस्ट्री के हिसाब से बात करें, जब आप इस चैप्टर को पढ़ लोगे तो आप कभी भी मिल्क को प्योर नहीं कहोगे, बिकॉज मिल्क, जो गौ माता जो हमको मिल्क देती है वो भी प्योर नहीं होता। ठीक है, तो वो क्या है इम्प्योरिटी, कैसे वो इम्प्योर है, ठीक है, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, देखने वाले। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना चैप्टर। यस सर, मैटर हमने ऑलरेडी पढ़ लिया पहले चैप्टर में। क्या है? अगर नहीं देखा है तो पहला चैप्टर देख लेना भाई। मैटर का मतलब क्या है? कोई भी ऐसी चीज जिसके पास मास है और जिसके जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। सो एनीथिंग दैट इज हैविंग मास एंड वॉल्यूम, उसको हम मैटर कहते हैं, है ना। ऑफ कोर्स वो चीज पार्टिकल से बनी होगी, जैसे ये मैटर है बिकॉज इसके पास मास भी है और वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई कर रहा है। यस, दिस इज मैटर। ठीक है, और इसको हमने फिजिकल बेसिस पे क्लासिफाई किया था फर्स्ट चैप्टर में एज सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, मेन क्लासिफिकेशन यही देखा था हमने। बट अब हम मैटर को इस चैप्टर में केमिकली क्लासिफाई करने जा रहे हैं कि वो केमिकली कैसी चीज़ों से बना हुआ है। ठीक है, तो इसको हम जो मेजर जो बाइफर्केशन होगा दैट विल बी प्योर एंड इम्प्योर। ठीक है, तो मैटर को हम क्लासिफाई कर रहे हैं एज प्योर एंड इम्प्योर। सर प्योर क्या होता है और इम्प्योर क्या होता है, तो देख लेते हैं। प्योर का मतलब होता है, अब यहां से सुन लेना, केमिस्ट्री के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्योर का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जो एक टाइप के पार्टिकल से बनी हो। ठीक है, और इम्प्योर का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जो दो या दो से ज्यादा टाइप के पार्टिकल से बनी हो। ठीक है, अब सर ये इसका मतलब क्या हुआ, एक टाइप का पार्टिकल और दो या दो से ज्यादा टाइप का पार्टिकल? एग्जाम्पल देखते हैं, उससे समझते हैं हम इसको। सो जैसे हम कहते हैं कॉपर। सो व्हेन आई से कॉपर का अगर आपने बल्क लिया, एक छोटा सा टुकड़ा लिया, तो उसमें जितने भी, इफ इट इज प्योरली कॉपर, कुछ और नहीं है उसमें, तो उसमें जितने भी कण हैं, जितने भी एटम्स है, ठीक है, एटम्स के बारे में और डिटेल आप पढ़ोगे अगले चैप्टर्स में, है ना। तो कॉपर अगर हमने लिया है सैंपल, तो उसमें जितने भी एटम्स हैं वो सब के सब क्या होंगे? वो कॉपर के एटम्स होंगे, कुछ और होगा नहीं। सो उसके अंदर सारे पार्टिकल्स कॉपर के हैं, तो वो प्योर हुआ। सर ऑक्सीजन कैसे? उसमें भी सारे एटम्स, या यस, जो भी आपने जो लिया है बल्क, सपोज ऑक्सीजन वैसे O2 फॉर्म में होता है, बट सारे जो हैं वो ऑक्सीजन के ही एटम्स होंगे। सो दैट इज प्योर। इसके बाद प्योर वाटर। सर वाटर तो H2O होता है, उसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो ये प्योर कैसे हुआ? मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो कैसे ये प्योर हुआ सर, देख लेते हैं। सो व्हेन आई से वाटर, जब हम कहते हैं वाटर, तो हाँ, हमारे दिमाग में पिक्चर बन गया कि इट इज दो हाइड्रोजन है उसके हर एक मॉलिक्यूल में और एक ऑक्सीजन है। सो ये है वाटर, कुछ ऐसा, है ना। लेकिन अगर मान लो आपने एक ग्लास पानी लिया, ठीक है, प्योर वाटर है अगर, तो उसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे सब इसी टाइप के होंगे, है ना, सब इसी टाइप के होंगे। H2O, सारे पार्टिकल्स ऐसे ही होंगे।
इसके अलावा कुछ और होंगे नहीं, तो सारे पार्टिकल्स ये H2O मॉलिक्यूल्स ही हैं, सो देयर दैट इज ऑल्सो प्योर। उसमें H2O के अलावा कुछ और नहीं है, सब इसी तरह दिख रहे हैं सारे के सारे, है ना, कुछ और तरीके का दिख नहीं रहा है, सो दैट इज ऑब्वियसली ये प्योर है। एक ही टाइप के पार्टिकल, सिर्फ H2O ही दिख रहा है सब जगह पे, सो दैट इज प्योर। इसके बाद ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड CO2, उसमें भी हर जगह CO2 ही दिखेगा, इसके अलावा कुछ और नहीं दिखेगा, ठीक है, सो दैट इज प्योर। ओके, इम्प्योर का एग्जाम्पल देते हैं सर, इम्प्योर देखते क्या है, जैसे चाय, टी या कॉफ़ी। तो जब टी की बात करते हैं, चाय की बात करते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें पानी डालते हैं हम, उसमें दूध डालते हैं हम, उसमें चाय पत्ती डालते हैं हम, उसमें शक्कर डालते हैं हम, अदरक डाल दो, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें जो है उसके अंदर अलग अलग टाइप की चीज़ें हमने ऐड कर दी, तो वो प्योर कहाँ बचा, वो तो इम्प्योर हो गया, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं, सर मैंने मिल्क को इम्प्योर कहा था, मिल्क कैसे इम्प्योर हुआ? मिल्क तो एकदम प्योर है, जो अगर समझो ताज़ा गाय माता ने दिया हुआ है तो एकदम प्योर है, तो इम्प्योर कैसे हुआ? तो ये बात समझना कि मिल्क जो है उसमें अपने आप से मैक्सिमम वाटर ही होता है, उसमें वाटर है ना, आपको पता है मिल्क में मेजर 90% कह सकते हो पानी है, और जो बचा हुआ उसमें जो चीज़ है वो क्या मिक्स्ड है, नेचुरल मिल्क की हम बात कर रहे हैं, जो बचा हुआ है उसके अंदर वो मिल्क शुगर है, मिल्क प्रोटीन है, मिल्क फैट है, तो वो सब चीज़ें उसमें अलग अलग पार्टिकल्स उसके अंदर बनी, मतलब मिक्स्ड है, सो दैट इज़ नॉट अ प्योर थिंग। पानी के अंदर वो सब चीज़ मिक्स्ड है, भले ही वो नेचुरल मिल्क ही क्यों ना हो, ऐसा नहीं कि हम जो बना रहे हैं पाउडर से वही वाला, जो मिल्क हम प्योरली कह रहे हैं, जो हम प्योर कह रहे हैं, वो एक्चुअली वाटर के अंदर ये सारी चीज़ें मिक्स्ड है, सो दैट इज़ नॉट प्योर, ठीक है। इसके बाद सो टेक्निकली हम बता रहे हैं, इसके बाद एयर इज ऑल्सो नॉट प्योर। कैसे सर? एयर के अंदर क्या है, एयर के अंदर अलग अलग गैसेस है ना, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, ठीक है, तो ये सब इम्प्योर हो गया ऑब्वियसली। सॉइल इज इम्प्योर, सॉइल में कई चीज़ें मिक्सड होती है। इसके बाद लेमनेड, लेमन जूस, उसमें भी क्या है, पानी है, नींबू जूस डाला आपने, इसके बाद शक्कर या नमक जो भी आपने डाला हुआ है, तो ऑब्वियसली वो भी इम्प्योर हो गया। चिवड़ा, फरसन बोलते हैं जिसको, या हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर, ठीक है ना, तो उसमें और कई की चीज़ें मिक्स होती है। देन वी हैव सॉल्ट सोल्यूशन, मतलब पानी के अंदर हमने सॉल्ट डाल दिया, मिक्स कर दिया, या शुगर सोल्यूशन, सब इम्प्योर है। देन वी हैव सैंड इन वाटर, ऑब्वियसली वाटर के अंदर सैंड इम्प्योर। ओके सर, ये बात तो समझ में आ गई कि एक से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल होंगे तो इम्प्योर, एक टाइप के पार्टिकल होंगे तो प्योर। ओके, इसका भी फर्दर आप क्लासिफिकेशन देख लो, प्योर का भी। इसमें भी दो टाइप बन सकते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। देख लेना, यहाँ पर जो मैंने दो लिखे हुए शुरू के, वो एलिमेंट है, क्योंकि इसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, इसका स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो एटम है। देख सकते हो ना, जैसे कॉपर लिया हमने, तो कॉपर के अंदर कॉपर के एटम्स है, समझ में आ रहा है। प्योर मतलब उसको हम फर्दर डिकम्पोज नहीं कर सकते, फर्दर ब्रेक करके कुछ और एलिमेंट्स नहीं निकाल सकते हम। सो दैट इज सिंपलेस्ट फॉर्म। एलिमेंट को मैं अगर डिफाइन करना चाहूँ तो ये कर सकते हो, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड। इफ यू कैन राइट, प्लीज मेंशन कर लेना, एलिमेंट क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। ऐसा नहीं कि हम कॉपर को तोड़ के उसमें से हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकाल सकते, नहीं, ऐसे ही ऑक्सीजन को भी ब्रेक करके आप कुछ नहीं निकाल सकते। सो कॉपर, ऑक्सीजन, ठीक है। बेसिकली मैं एलिमेंट की अगर हम बात करूं तो एलिमेंट को भी हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं एज मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स, पता होगा अगर आपको, ठीक है। मेटल में कॉपर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम मेटल में आते हैं, नॉन मेटल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ओके, कार्बन, ठीक है। तो कई सारे नॉन मेटल्स है। मेटेलॉइड्स में सिलिकॉन, जर्मेनियम, ओके। मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी थोड़ी मेटल्स थोड़ी नॉन मेटल्स की होती है, हमने 8 में पढ़ा हुआ है वैसे। सो हम बात कर रहे थे प्योर में भी फर्दर दो क्लासिफिकेशन, एलिमेंट और कंपाउंड। मैंने कहा कि ये शुरू के दो एलिमेंट में आएंगे क्योंकि इनका स्मॉलेस्ट यूनिट जो है उसको फर्दर क्लासिफाई, फर्दर आप ब्रेक नहीं कर सकते और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। लेकिन जो इसके बाद जो मैंने दो लिखे हैं वो कंपाउंड में आ जाएंगे। कंपाउंड क्या होते हैं सर, समझ जाओ ना अभी, कि जैसे यहाँ पर देखो, इसको ब्रेक करके वाटर को हम ब्रेक कर सकते हैं और इसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग किया जा सकता है। भले ही वो फिजिकली नहीं होगा, हाथ से नहीं तोड़ सकते आप, लेकिन वो केमिकली पॉसिबल है, इलेक्ट्रिसिटी पास करके वो किया जा सकता है।
आप देख सकते हो कि इसमें 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से बनता है कंपाउंड। जैसे यहाँ पर ये जो वाटर है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ये ऐसे दो एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। तो इसको प्योर में क्यों रखा गया है सर? अगर दो चीजें हैं तो प्योर में क्यों रखा गया? क्योंकि वो कंपाउंड फॉर्म बन चुका है। जैसे मैंने कहा कि जब वाटर का ग्लास ले रहे तो उसमें हर पार्टिकल इसी तरह दिख रहा है, H2O ही दिख रहा है, इसलिए हमने प्योर बोला। एवरी पार्टिकल इज लुकिंग सेम। लेकिन फर्दर तोड़ा जा सकता है केमिकली, नॉट फिजिकली। केमिकली ब्रेक कर सकते हैं उसको, ठीक है, केमिकल रिएक्शन करके किया जा सकता है। सो प्योर में भी 2 कैटेगरी, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ठीक है। कंपाउंड्स के बारे में और डिटेल में बताऊंगा आगे। देन इम्प्योर की बात करते हैं। इम्प्योर को हम मिक्सचर भी कह सकते हैं। अगर वो 2 या 2 से ज्यादा चीजों की फिजिकली मिक्सिंग से ही बना हुआ है तो उसको हम मिक्सचर भी कह सकते हैं। ओके, तो मिक्सचर को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं एज होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस थोड़ा सा बता दीजिए। देखो, होमोजीनियस का मतलब आप याद रखो, दिस इज लाइक सिंगल फेज, सिंगल फेज, सिर्फ एक ही फेज दिखेगा। हेट्रोजीनियस का मतलब है डिफरेंट फेज। यहां पर लिख सकते हो सेम, होमो का मतलब ऐसे सेम होता है, तो सेम फेज, और इसका मतलब हुआ डिफरेंट फेज। अब फेज का मतलब क्या है सर, वो भी बता दीजिए। जैसे हमने यहाँ पर सॉल्ट सोल्यूशन लिया ना, वो होमोजीनियस में आता है। जो ये सैंड इन वाटर लिया ना, वो हेट्रोजीनियस में आता है। क्यों सर? क्योंकि जब सॉल्ट को आप पानी में मिला दोगे ना तो आपको पूरा एक ही फेज दिखेगा। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा अलग अलग दिखाई दे रहा, नहीं। लेकिन जब सैंड इन वाटर की बात करते हैं तो आपको दिख सकता है कि हाँ, सैंड अलग है और वाटर अलग है। सो 2 फेजेस दिख रहे हैं। तो 2 या 2 से ज्यादा फेजेस दिखे तो वो हेट्रो में आएगा, हेट्रोजीनियस। और जो एकदम अच्छे से मिक्स हो गया, जो दिख ही नहीं रहा, लग ही नहीं रहा कि भाई 2 जैसी चीजों से बना हुआ है, बस एक ही फेज दिखाई देगा, तो वो होमोजीनियस में आया, ठीक है। अब तुम मुझे कमेंट करके बताना कि ऑयल इन वाटर ये होमोजीनियस होगा कि हेट्रोजीनियस होगा। अभी पॉज करो, ठीक है, मैं कहीं नहीं भाग रहा, पॉज करो और कमेंट करके बताओ कि ऑयल इन वाटर होमोजीनियस होगा कि हेट्रोजीनियस होगा। आगे देखते हैं दोस्तों। ओके, जैसा मैंने कहा था, कंपाउंड के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे, एंड ऑब्वियसली कंपाउंड के साथ मैं मिक्सचर भी थोड़ा सा और बता देता हूँ। सो ऑब्वियसली आपको एग्जाम में इनके बारे में डिफरेंस आ सकता है, एनसीईआरटी में दिया भी है, तो देख लेते हैं। अब कंपाउंड कैसे बनता है? जैसे मैंने बताया कि एग्जाम्पल क्या बताया मैंने, जैसे वाटर H2O, दिस इज अ कंपाउंड। तो ये कैसे बना हुआ है? सो ये बना है जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकली रिएक्ट हुए, तब जाके ये वाटर बना हुआ है, ठीक है। सो हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म, सर ये H2O2 क्यों लिखा है? 2 कैसे हो गया? वो डायटोमिक फॉर्म में ही होता है, 2 एटम की फॉर्म में जुड़ा जुड़ा सा रहता है वो, ठीक है। वैसे ही नेचर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, बिकॉज बैलेंसिंग आप अलग से सीखने वाले हो, ठीक है, इन 10th क्लास, बट ठीक है, करने में कोई बड़ी बात नहीं। मैं यहाँ 2 लिख दूँ तो देखो, 2 ऑक्सीजन यहाँ भी हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ भी हो गया, और हाइड्रोजन यहाँ 2 2 4 है, तो आई कैन राइट 2, तो ये हाइड्रोजन भी दोनों साइड में बैलेंस हो गया, ठीक है सर। अब देखते हैं यहाँ पर, सो कंपाउंड कैसे बना है? एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, ठीक है। तो मैं ऐसे थोड़ा सा इसको एलैबोरेट कर सकते हैं डिफाइन करने के लिए कि व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स, यू कैन नोट इट डाउन। हमेशा पेन पेपर लेके बैठा करो या पेन और बुक लेके बैठा करो, ठीक है। सो व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली इन फिक्स रेशियो, दे फॉर्म कंपाउंड। जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स केमिकली आपस में कंबाइन करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो जाके केमिकल कंबाइन करते हैं, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, फिजिकली मिक्स नहीं किए, केमिकली कंबाइन किए, तब जाके ये कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। जैसे और एक देख सकते हैं कि सोडियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। ये ना सोडियम क्लोराइड वही नमक है जो हम खाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। आगे देखते हैं, मिक्सचर की बात करते हैं। मिक्सचर कैसे बना है? मिक्सचर बना हुआ है जब एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को ऐसे ही मिक्स कर दिया जाता है, फिजिकल मिक्सिंग, वहां कोई केमिकल रिएक्शन, केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ ही नहीं है, बस ऐसे ही मिक्स कर दिया। जैसे चाय बनाया हमने, तो उसमें कितना भी शक्कर डालो, कितना भी पानी डालो, है ना, तो वो तो मिक्स हो ही रहा है, दैट इज सिंपली अ मिक्सचर, ठीक है। सो व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म, दे जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। कुछ नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता, ठीक है, बस वो मिक्स हो गए, सबकी प्रॉपर्टी वहीं पर है, कोई कहीं नहीं जा रहा। मतलब शक्कर मीठा था, वो उसके अंदर जाके भी मीठा ही हो रहा है, कुछ नया चीज नहीं बना।
ठीक है। सो कोई यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ऑल टुगेदर न्यू चीज बना, वाटर, हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग, वाटर एकदम डिफरेंट चीज है। सो यहाँ नया चीज बना, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, इधर न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता। हम बोलेंगे चाय सर नया हो गया, उनकी प्रॉपर्टी वही रहती है जो चीज हम मिक्स कर रहे हैं। और आगे देखते हैं सर। सो नेक्स्ट पॉइंट है, द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। जो नया सब्सटेंस बना है उसका कंपोजिशन हमेशा फिक्स है। आप देखो ना यहाँ पर वाटर में, इसमें दिख रहा है आपको H2O में क्या है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन एटम 1 ऑक्सीजन। ऐसे नहीं होगा कि सर ये तो गटर का पानी है तो इसमें 1 ही हाइड्रोजन होगा, ऐसा नहीं है। इफ इट इज वाटर H2 ही रहेगा और O1 ही रहेगा, ठीक है। एंड देन कमिंग टू द सेकंड पॉइंट हियर, मिक्सचर। यहाँ पर क्या हो रहा है, द मिक्सचर हैज वेरिएबल कंपोजिशन। यहाँ पर ऐसा कोई फिक्स प्रपोर्शन की जरूरत नहीं है ना। जैसे मैं अभी बता रहा था कि हम चाय की बात कर रहे हैं तो चाय में थोड़ा कम शक्कर डाल दो, थोड़ा ज़्यादा शक्कर डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मिक्स हो ही जाएगा, ठीक है। कोई भी चीज़, मिल्क भी ऐसे हम कम ज़्यादा डाल सकते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वाटर बनाना है, कभी कम हाइड्रोजन है तो एक ही डाल दिया और H और O से वाटर बना दिया, नहीं। H2 होगा और O1 होगा, यही रहेगा, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो C1 और O2 वही रहेगा हर एक मॉलिक्यूल में, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, ओके। क्योंकि वो चीज बदल गई तो कंपाउंड बदल जाएगा। अगर CO हो गया तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, अगर H2O2 हो गया तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा, चीज ही एकदम अलग हो जाएगी। सो प्रपोर्शन फिक्स होता है कंपाउंड में, मिक्सचर में प्रपोर्शन फिक्स नहीं होता। इसके बाद थर्ड पॉइंट देखते हैं, द न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी। जो नया चीज बना हुआ है, नया सब्सटेंस बना है, उसकी प्रॉपर्टी एकदम अलग होती है। मैंने बताया अभी, देखो जैसे अब यहाँ पर देखते हैं हम, ऑल टुगेदर डिफरेंट, पेरेंट जैसा बिल्कुल नहीं रहेगा। जैसे देखो यहाँ पर हाइड्रोजन, इट इज हाईली कंबस्टिबल, बहुत ही ज्यादा कंबस्टिबल है, एकदम ज्वलनशील है, वो एक्सीडेंटल है, बहुत जल्दी फायर पकड़ लेगा वो, ठीक है। और घरों में इसलिए यूज नहीं करते हम हाइड्रोजन क्योंकि वो बहुत ज्यादा कंबस्टिबल है, ठीक है, तो वो एक्सीडेंट्स कर सकता है। और देखो तो ये इतना ज्वलनशील है। और ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन जलता तो नहीं है बट इट सपोर्ट्स बर्निंग। आपको पता होगा ऑक्सीजन जो है वो कभी भी आग जलेगी तो वहां ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, ऑक्सीजन नहीं होगा तो आग बुझ जाएगी। सो इट इज अ सपोर्टर ऑफ बर्निंग। अब देखो मान लो कि हम ये कहते हैं कि ये माता, ये पिता है और ये बच्चा है, तो माँ जो है, समझ सकते हो, थोड़ा कंपेयर कर सकते हो। नाउ दिस इज कंबस्टिबल, कभी भड़क जाती है, गुस्सा आ जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन सपोर्ट करता है बर्निंग को, ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग। मतलब पापा जो हैं थोड़ा सा आग में घी डालने का काम कर देते हैं, भड़का देते हैं, हाँ ये पढ़ाई नहीं करता, ये नहीं वो नहीं। लेकिन बच्चा जो है, देखो यहाँ पर हम पानी की बात कर रहे हैं, वाटर, वाटर कैसा होता है, ना तो जलता है और ना ही जलाता है। मतलब जो बच्चा है वो क्या है, एकदम शांत, बल्कि वो पानी क्या करता है, आग को बुझाता है ना, तो वो आग को बुझाता है। वाह क्या बात है। सो एकदम डिफरेंट प्रॉपर्टी है। दिस इज कंबस्टिबल, दिस इज हाईली कंबस्टिबल, दिस सपोर्ट्स बर्निंग। लेकिन ये जो फॉर्म हुआ, ना ही ये जलता है ना जलाता है, बल्कि बुझाता है। वैसे यहाँ पर भी देखो सोडियम एकदम मतलब ये हम एनगल्फ नहीं कर सकते, बहुत रिएक्टिव मेटल है ये, ऐसी आग पकड़ लेगा, हवा में रखोगे या पानी में डालोगे तो, ठीक है। लेकिन उससे, और क्लोरीन देखो, इट इज अ पॉइजनस गैस। मैंने यहाँ पर Cl2 नहीं लिखा, वैसे ये Na+Cl डायरेक्ट लिखा हुआ है, वैसे क्लोरीन भी Cl2 फॉर्म में होगा, अगेन ऐसी कुछ चीज़ें आएंगी, बट मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ क्लोरीन इज हाईली पॉइजनस हमारे लिए भी। लेकिन उससे जो चीज़ बनी है NaCl, नमक, वो तो हम डेली खाते हैं, प्रॉपर्टी एकदम क्या हो गई, बदल गई। सो वही बताया जा रहा है कि न्यू सब्सटेंस इज टोटली डिफरेंट, हैविंग टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी। अपने पेरेंट से भी एकदम अलग प्रॉपर्टी होती है नए सब्सटेंस की। लेकिन यहाँ पर क्या है, मिक्सचर, अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस। जो मिक्सचर है उसकी प्रॉपर्टी जो है वो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस जैसी होती है। मैंने बताया चाय बनाया हमने तो शक्कर का जो मिठास है वो चाय के अंदर रहेगा, वो प्रॉपर्टी बदलेगा नहीं, ऐसे नहीं कि नमक बन जाएगा वो, ठीक है। और उसके बाद आखिरी पॉइंट क्या दी है, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। मतलब इसके जो जैसे वाटर है, मैंने बताया वाटर को हम ऐसा नहीं कि सेपरेट नहीं कर सकते, H और O को उसमें किया जा सकता है, लेकिन ऐसे नहीं, उसमें ना इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी, कोई ना कोई हमको वहाँ पर रिएक्शन करना होगा, है ना। तो जैसे यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी, वैसे कहीं कहीं अलग अलग रिएक्शंस होंगे। तो इस तरीके से हम
इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो, क्योंकि वो बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड बना दिए हैं वो, तो ऐसे वो अलग नहीं होंगे। यहाँ पर केमिकल प्रोसेस लगेगा इनको अलग करने के लिए, कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को। लेकिन जब मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करते हैं तो ये फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट किए जा सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली हमको जो पूरा चैप्टर पढ़ना है ना आगे, वो इसी के ऊपर पूरा डिस्कशन है कि जो इम्प्योर सब्सटेंस है, जो मिक्सचर है, उसके अलग अलग कंपोनेंट्स को कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। इम्प्योर के बारे में बातें होंगी ज़्यादातर, ठीक है। सो जैसे कि कैसे सेपरेट कर सकते हैं सर, जैसे मान लो कि चावल है, चावल में पत्थर है ना, कंकड़ है, तो कंकड़ को हम क्या करते हैं, निकालते हैं हाथ से, फिजिकली निकाल लेते हैं। रिएक्शन थोड़ी करना पड़ता है एकदम बैठ के वहाँ पर हम तांडव करेंगे, नहीं, आराम से निकल जाता वो, ठीक है। आगे देखते हैं। ओके, सो इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंसेस में हमने बात किया, यानी उसको मिक्सचर भी कहते हैं। ऑफ कोर्स उसके दो टाइप्स, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। यहाँ पर सिर्फ सिंगल फेज अवेलेबल, मतलब सिंगल फेज होगा, ओके, अच्छे से मिक्स हो गया होता है, सिंगल फेज होता है। यहाँ पर एक से ज़्यादा फेज दिखाई देंगे, 2 और मोर फेजेस कैन बी विजिबल, ठीक है। जैसे सैंड इन वाटर, तो वाटर अलग दिखेगा, सैंड अलग दिखेगा। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था ऑयल इन वाटर का, आपने क्या बताया, मैं चेक करूँगा, ओके। देन आगे बढ़ते हैं। अच्छा, होमोजीनियस में भी, होमोजीनियस को अपन क्या नाम दे सकते हैं, देखो यहाँ पर वी कैन कॉल इट एज सोल्यूशन और वी कैन कॉल इट एज ट्रू सोल्यूशन, ठीक है। होमोजीनियस में सोल्यूशन कह सकते हैं उसको हम, या तो ट्रू सोल्यूशन। अब मैं ये डिटेल में आता हूँ, थोड़ा पहले यहाँ का बता दूँ मैं, ठीक है। हेट्रोजीनियस में इसके 2 टाइप्स हो जाते हैं, हेट्रोजीनियस के भी 2 टाइप्स हो जाते हैं। देखो मिक्सचर में हम कितना डिटेल जा रहे हैं, कौन सा है, एक है कोलॉइड्स या कोलॉइडल सोल्यूशन, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, सस्पेंशन, ठीक है, तो यह सस्पेंडेड सोल्यूशन। तो ट्रू सोल्यूशन, कोलॉइडल सोल्यूशन, सस्पेंडेड सोल्यूशन। अब यहाँ पर क्या क्या है वो देखते हैं, इनका डिटेल्स क्या है, देखो ये कैसे डिफरेंट हो गए, अलग अलग टाइप्स कैसे हो गए। तो यहाँ पर देखो कि मीडियम के अंदर पार्टिकल कितने छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, साइज बहुत छोटी है। यहाँ पर पार्टिकल की साइज थोड़ी मीडियम है, थोड़ी बड़ी है वहाँ से, और इधर पार्टिकल की साइज कंपैरेटिवली इसके कंपैरिजन में भी बड़ी है। सर कितनी साइज होगी तो हम ट्रू सोल्यूशन बोलेंगे, पार्टिकल्स की कितनी साइज होगी तो हम कोलॉइडल सोल्यूशन बोलेंगे, और कितनी साइज होगी तो हम सस्पेंशन कहेंगे। देख लेते हैं। सो हियर द पार्टिकल साइज इज लेस दैन, द साइज इज लेस दैन 10⁻⁹ मीटर, बहुत छोटा हो गया, ये नैनोमीटर है भाई, बहुत छोटा हो गया, 1 मीटर नहीं, 1 सेंटीमीटर नहीं, 1 मिलीमीटर नहीं, 10⁻⁹ मीटर, वेरी स्मॉल, ठीक है। नेकेड आई से विजिबल नहीं होंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। सो हियर द पार्टिकल साइज इज वेरी वेरी स्मॉल। और यहाँ पर पार्टिकल की साइज कितनी है सर, यहाँ पर पार्टिकल की साइज है 10⁻⁹ मीटर से लेके 10⁻⁷ मीटर। सो पार्टिकल साइज इज बिटवीन 10⁻⁹ मीटर टू 10⁻⁷ मीटर, ठीक है, मतलब उनसे थोड़ी बड़ी, ठीक है। ये करीब करीब 10 गुना या 100 गुना बड़ा, इतना रेंज आप पकड़ सकते हो। इसके बाद सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पर पार्टिकल की साइज इज मोर देन 10⁻⁷ मीटर, यहाँ पर पार्टिकल की साइज इज ग्रेटर देन 10⁻⁷ मीटर, ठीक है सर, अच्छी बात है। पार्टिकल साइज का डिफरेंस है, और क्या डिफरेंस है देख लेते हैं। सो व्हेन आई से ट्रू सोल्यूशन, लगभग ये ज़्यादातर टाइम्स ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। जैसे हमने नमक को पानी में मिला दिया या शक्कर को पानी में मिला दिया, वो पूरा मिक्स हो गया, वो क्लियर वाटर, क्लियर सोल्यूशन दिखता है वैसे भी, ओके। ये खूबी होती है क्योंकि पार्टिकल्स एकदम मिक्स हो गए और बहुत छोटे साइज के हैं, तो लगभग वो दिखते नहीं है वहाँ पर, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें, कोलॉइड्स की बात करें, तो इधर क्या होता है, ट्रांसलूसेंट, मतलब पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा, हल्का जो है वो विजिबिलिटी रहेगा, ओके। एंड इधर तो बिल्कुल ओपेक रहेगा। सस्पेंशन के पार्टिकल्स इतने बड़े हैं, अगर उसको अच्छे से मिक्स कर दोगे तो लगभग आर पार दिखेगा भी नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल ये ओपेक, ओपेक यानी जिससे लाइट पास नहीं हो सकती, तो दिखाई नहीं देगा, आर पार दिखाई नहीं देगा, ओके, ठीक है। अभी हम बात करते हैं, अगला जो पॉइंट है यहाँ पर, पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। इनके पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि फिल्टर पेपर से ये पानी, मान लो आप नमक का सोल्यूशन को फिल्टर पेपर से पास कर रहे हो, तो क्या होगा कि ऐसा नहीं कि सिर्फ पानी पास होगा, उसमें से पार्टिकल भी निकल जाएंगे, क्योंकि वो साइज बहुत छोटी है पार्टिकल्स की, है ना, 10⁻⁹ मीटर, आराम से पास हो जाएंगे। तो यानी क्या है कि हम नमक से या पानी के अंदर जो हमने नमक मिक्स किया है, उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते उस नमक को बाय सिंपली द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है।
इससे हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो फिल्टर पेपर के पोर्स जो होल्स है उससे भी छोटे हैं, तो आराम से निकल जाते हैं। ओके, वेराज इधर पे क्या होता है, इधर भी पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। यहाँ भी पार्टिकल की साइज इतनी बड़ी नहीं होगी कि वो फिल्टर पेपर से आराम से या उसमें अटक जाए, ठीक है, तो इधर भी सेपरेट नहीं किया जा सकता उससे। लेकिन ये वाले पार्टिकल्स जो हैं, ठीक है, ये फिल्टर पेपर के जो पोर्स है उसमें अटक जाएंगे। सो देयर पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। सर इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बढ़िया रहेगा। इसका एग्जाम्पल है सैंड प्लस वाटर। तो ऑब्वियसली आपको पता है सैंड प्लस वाटर जो मिक्सचर होगा उसमें सैंड जो है वो फिल्टर पेपर से पकड़ में आ जाएगा, मतलब फिल्टर पेपर रखा, सैंड प्लस वाटर डाला तो वाटर निकल जाएगा, सैंड अटक जाएगा। सो दे आर सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। इधर का एग्जाम्पल क्या लिखे हैं सर, इधर का एग्जाम्पल लिखते हैं अपन मड। पानी लिया, उसमें मिट्टी मिक्स कर दिया, कीचड़, ठीक है, तो ये इसके अंदर आता है, अपना कोलॉइड के अंदर आता है, ठीक है। तो इसमें भी अगर अपने मटमैला पानी लिया आप फिल्टर पर से पास कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि नीचे से एकदम क्लियर वाटर निकलेगा, नहीं, वो भी निकल जाते हैं उसमें, है ना, क्योंकि वो इतने बड़े पार्टिकल्स इतने छोटे पार्टिकल्स हैं लेकिन फिल्टर पेपर में अटक जाएंगे, उतने बड़े हैं। ओके, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, तो इसके अंदर तो मैंने बताया ही है, सॉल्ट सोल्यूशन ले लो बेस्ट, सॉल्ट प्लस वाटर, है ना। और इसके बाद आखिरी बात करते हैं, दे डज नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। अब ये वाला मैं पॉइंट बताऊंगा, इसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं, मैं इसको बताऊंगा कि ये स्कैटरिंग नहीं कर पाता, ये स्कैटरिंग कर देता है और ये स्कैटरिंग करता है। मैं आपको इस पॉइंट को मैं इसके नेक्स्ट वाले स्लाइड में बताऊंगा क्या है वो, और एग्जाम्पल तो यहाँ पर दिया ही है, ठीक है, चॉक प्लस वाटर या सैंड प्लस वाटर ले सकते हो, ठीक है। तो स्कैटरिंग की बात यहाँ पर क्या बोलिए, वो स्कैटर नहीं करता लाइट को, ये स्कैटर करता है और ये स्कैटर करता है। सर क्या है देखते हैं आगे, ठीक है। सो उस इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है कि जैसे मान लो हमने डस्ट पार्टिकल, आपको पता होगा कि किसी रूम में अंधेरा है, वहाँ पर ऑब्वियसली डस्ट पार्टिकल तो हर जगह होता है, छोटा सा होल बना हुआ है, धूप आ रही है, तो क्या होगा कि वो धूप जो है वो पार्टिकल्स को टकरा के, और वो जो पूरा रास्ता है वो बीम हमको दिखाई पड़ता है ना, डस्ट पार्टिकल से वो जो लाइट आ रही है, बीम ऑफ लाइट, वो हमको पूरी विजिबल हो जाती है। तो यानी लाइट जब आती है और इन पार्टिकल से टकराती है तो वो स्कैटर हो जाती है, यानी यहाँ वहाँ फैल जाती है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ये होता है कि जो पूरा रास्ता है ये विजिबल हो जाता है, पाथ पूरा दिखाई देने लगता है, वो बीम दिखाई देती है। दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ लाइट, ठीक है, व्हेन इट इज इंसिडेंट ऑन स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स, उसी को हम स्कैटरिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो कि हमने ट्रू सोल्यूशन लिया और हमने कोलॉइडल सोल्यूशन लिया, तो ट्रू सोल्यूशन में पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, तो पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि लाइट उनसे टकरा ही नहीं पाता, ठीक है, लाइट उनके आसपास से निकल जाता है, टकरा नहीं पाता। लेकिन कोलॉइडल सोल्यूशन के पार्टिकल थोड़े बड़े हैं, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर लाइट क्या होती है, टकराती है, स्कैटर हो जाती है, और स्कैटरिंग होने की वजह से पूरा रास्ता जो है वो देखो विजिबल हो गया, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड कि भाई ट्रू सोल्यूशन टिंडल इफेक्ट नहीं कर पाता या वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाता, ठीक है। सो इट डू नॉट स्कैटर लाइट, या इट कैन नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, whereas this can scatter, क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स थोड़े बड़े हैं। तो ऑफ कोर्स अगर ये स्कैटर कर पा रहे हैं तो आराम से जो हमारे सस्पेंशन वाले पार्टिकल्स हैं उसमें तो पार्टिकल और बड़े हैं, तो वो तो स्कैटर करेंगे ही करेंगे। तो ट्रू सोल्यूशन में स्कैटरिंग नहीं हो पाती, कोलॉइडल में स्कैटरिंग हो पाती है, पार्टिकल थोड़े बड़े हैं, और सस्पेंशन में भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो पाएगी, ठीक है। अच्छा, इसको यहाँ थोड़ा सा वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। देखो यहाँ पर आप अगर देख पाओ तो देखो ये ट्रू सोल्यूशन है और ये कोलॉइड बनाया गया। देखो जैसे ही यहाँ पर मिक्स किया गया, उसके अंदर पार्टिकल मिक्स कर रहे हैं, देखो अभी तो अब देखना ये लाइट मार रहे हैं यहाँ से, वहाँ देखना पाथ, देखो ये पाथ विजिबल हो गया, देखो ये पाथ विजिबल हो गया लाइट मारने से, यहाँ विजिबल नहीं है पर वहाँ विजिबल है, ठीक है। तो ये जो है आपको यहाँ पर स्कैटरिंग समझने में आसानी हुई। देखो यहाँ पर जैसे वो पार्टिकल मिक्स हुआ, स्कैटरिंग दिखाई, देखो लाइट यहाँ जा रही है, स्कैटरिंग दिखाई, लाइट तो वैसे भी जा रही है पर ये बीम, ये जो रास्ता है ये यहाँ पर दिखाई देने लगा जैसे ही कोलॉइडल पार्टिकल यहाँ मिक्स हुए, देखो, ठीक है। आगे देखते हैं। अब थोड़ा समझते हैं कि जो चीज़ें हम मिक्स करते हैं, मिक्सचर में जो चीज़ें मिक्स होती हैं उसको क्या बोलते हैं, और जो मीडियम होता है उसको क्या बोलते हैं। व्हेन वी कम टू ट्रू सोल्यूशन, ये बात हो रही है ट्रू सोल्यूशन की, ये बात हो रही है कोलॉइडल सोल्यूशन की, और ये बात हो रही है सस्पेंशन की। ट्रू सोल्यूशन में जो चीज़ मिक्स करते हैं
उसको बोलते हैं सोल्यूट, जो कम अमाउंट में होता है। आपको डिफाइन करने को आया तो बोल सकते हो द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज इन लेसर अमाउंट, ठीक है। सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो कम अमाउंट में होता है ना। और एंड विच इज मिक्स्ड इन द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है, जो मीडियम है, जैसे कि सॉल्ट इन वाटर में सॉल्ट सोल्यूट है, और जो मीडियम है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, ठीक है। सो जो चीज मिक्स करी उसको सोल्यूट, ट्रू सोल्यूशन में जो चीज मिक्स करी उसको सोल्यूट, और जो मीडियम है उसको सॉल्वेंट। कोलॉइडल वाले में नाम थोड़ा बदल जाता है। कोलॉइडल वाले में जो चीज मिक्स करी गई है, जो पार्टिकल्स है, उसको बोलते हैं डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स्ड फेज, जो पार्टिकल, जैसे वहां सोल्यूट बोला गया वैसे यहाँ डिस्पर्स फेज। और जो मीडियम है, ठीक है, उसको बोलते हैं डिस्पर्सिंग मीडियम। क्या बोलते हैं उसको, डिस्पर्सिंग मीडियम। तो जैसे वहां सोल्यूट है वैसे यहाँ डिस्पर्स फेज है, जैसे वहां सॉल्वेंट है वैसे यहाँ पर डिस्पर्सिंग मीडियम है। आगे क्या है सर, आगे सस्पेंशन वाले में जो पार्टिकल्स है उसको बोलते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स, और जो मीडियम है उसको तो मीडियम ही बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सस्पेंडेड पार्टिकल्स एंड मीडियम, ओके। सो ये हमने यहाँ बता दिया पार्टिकल्स के बारे में, और मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट चीज़ें समझ में आ गई। अब थोड़ा सा इसके बारे में और हम जानेंगे, बट पहले टाइप ऑफ कोलॉइड्स देख लेते हैं। कोलॉइड के जो टाइप्स हैं, कि क्या चीज़ मिक्स हुई है, जो मिक्स किया गया है, जो पार्टिकल है, अगर वो लिक्विड रहा और मीडियम गैस रहा, मतलब गैस है पूरा मीडियम और उसमें लिक्विड के पार्टिकल स्प्रे कर दिए, ठीक है। जैसे अपना परफ्यूम आता है, परफ्यूम को हमने स्प्रे कर दिया, छोटे छोटे लिक्विड के पार्टिकल स्प्रे हो गए गैस में, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाएगा, ऐसे कोलॉइड को क्या नाम दिया जाएगा, ऐसे कोलॉइड को बोलते हैं एरोजॉल। एरोजॉल, ठीक है। जैसे किसी ने स्नीज कर दिया, अभी देखो वायरस का टाइम चल रहा है, किसी ने स्नीज कर दिया तो हवा में वो लिक्विड ड्रॉपलेट्स पूरे फैल जाते हैं, जो कि ऑब्वियसली वायरस फैला सकते हैं। तो वो सब क्या बन गए, एरोजॉल, ठीक है। ऐसे कोलॉइड को हम बोलते हैं एरोजॉल। और एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल इज लाइक फॉग, क्लाउड, मिस्ट। आप देख सकते हो देखो यहाँ पर, तो ये जो है, ये क्लाउड या मिस्ट जो भी है, क्या है, वो हवा के अंदर पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स है, ठीक है, ओके। अगर अब देखो दूसरा, अगर गैस के अंदर, गैस इज अ मीडियम, ठीक है, अगर गैस के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स समा गए, छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको भी एरोसॉल बोलते हैं, ठीक है। एयर के अंदर सोल्यूशन बन गया, एरोसॉल, एरोसॉल, एयर के अंदर सोल्यूशन बन गया। गैस के अंदर या तो लिक्विड मिक्स कर दिया तो भी एरोसॉल, गैस के अंदर या तो सॉलिड मिक्स कर दिया तो भी एरोसॉल। इसका एग्जांपल क्या है, गैस इन सॉलिड का, सॉरी सॉलिड इन गैस का, सॉलिड इन गैस का, इट इज स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, गाड़ियों के अंदर से धुआं निकलता है, देखो ये क्या है, ये कार्बन के पार्टिकल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स है जो हवा में मिक्स हो गए, गैस के अंदर मिक्स हो गए। तो मीडियम इज गैस और छोटे छोटे पार्टिकल सॉलिड है, ठीक है, एरोसॉल कहते हैं, ओके। इसके बाद गैस मिक्स्ड इन लिक्विड। अब उल्टा है, देखो हमने लिक्विड इन गैस देखा, अब लिक्विड के अंदर गैस के पार्टिकल्स, ठीक है। सर ये कहाँ होगा, सोच के देखो, लिक्विड के अंदर गैस, शेविंग क्रीम या जो साबुन लगाते हैं हम, तो वो जो झाग बनता है, ठीक है, तो वो भी क्या है, दैट इज ऑल्सो योर, उसको क्या बोलते हैं, उसको फोम बोलते हैं, आपको पता होगा, फोम बोलते हैं, ठीक है, या लैदर या फोम, ठीक है। सो इसका एग्जाम्पल क्या है, देखो शेविंग क्रीम का बताया, वो शेविंग फोम, शेविंग में जब उसको मिक्स किया जाता है तो फोम बनता है, तो वो क्या है, दैट वाज अ लिक्विड। वो क्या है, वो लिक्विड था, उसमें हवा के जो मॉलिक्यूल्स है वो मिक्स हो गए, तो अब वो ऐसा फूला हुआ दिख रहा है, फिर वो जब हवा निकल जाएगा तो एकदम फ्लैट हो जाएगा। सो दैट इज गैस मिक्स्ड इन लिक्विड, ठीक है, गैस मिक्स्ड इन लिक्विड, उसको फोम कहते हैं, एग्जाम्पल इज शेविंग क्रीम। और क्या है सर, लिक्विड को लिक्विड में मिक्स किया, ये भी पॉसिबल है, लिक्विड इन लिक्विड। इसका एग्जाम्पल क्या, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इमल्शन। आपने सुना होगा ट्रैक्टर इमल्शन, मेरे ख्याल से कोई पेंट के ऐड में आता है, तो वो क्या है, लिक्विड को लिक्विड में मिक्स करके एक सोल्यूशन बनाया गया है, उसको बोलते क्या, उसको बोलते हैं इमल्शन, ठीक है। ऐसे कोलॉइड को क्या बोलते हैं, इमल्शन। एग्जाम्पल इज योर मिल्क, फेस क्रीम। तो ये सब क्या है, अलग अलग, मिल्क के अंदर भी देखो ना, मिल्क के अंदर मैंने जो बताया था कि मिल्क लिक्विड है, वाटर है बेसिकली, और उसके अंदर मिल्क शुगर, मिल्क फैट, तो ये सब भी लिक्विड है, तो लिक्विड के अंदर लिक्विड मिक्स हो गया है, सो दैट इज योर इमल्शन कहते हैं। सो मिल्क इज ए इमल्शन। मिल्क किस में आता है, कोलॉइड में, मैंने बताया था, और कोलॉइड में भी वो इमल्शन कह सकते हो, बिकॉज दैट इज लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है, ये मिल्क।
ओके, कि ये बॉटल बहुत टिपिकल है ना, बहुत मज़ा आता है इस बॉटल को देख के, बचपन से देखते आ रहे हैं। अच्छा, इसके बाद सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स, उसको क्या बोलते हैं? सॉल। लिक्विड के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स क्या बोलते हैं उसको? सॉल। अब उसका एग्जाम्पल क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मड, ये याद रखो, मड, कीचड़, ये देखो। तो ये क्या है? सो दिस इज बेसिकली लिक्विड के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स, मिट्टी के पार्टिकल्स लिक्विड में मिक्स हो गए, पानी के अंदर मिक्स हो गए, सो दैट इज योर सॉलिड मिक्स्ड इन लिक्विड। अच्छा, इसके बाद अगर गैस को सॉलिड में मिला दिया जाए तो ये कैसे पॉसिबल है सर? सॉलिड के अंदर गैस, ये कैसे पॉसिबल है? देखो पॉसिबल है, जो क्या बोलते हैं, स्पंज, स्पॉन्ज जो गद्दे के अंदर होता है स्पंज, तो वो क्या है? वो सॉलिड है, उसके अंदर हवा, हवा के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। सो उसको भी फोम कहते हैं वैसे, ठीक है। गैस इन लिक्विड को भी फोम बोलते हैं और गैस इन सॉलिड को भी फोम बोलते हैं, पता होगा, उसको भी फोम कहा जाता है, और झाग जो होता है उसको भी फोम कहा जाता है, ठीक है। तो यानी गैस लिक्विड में मिक्स हो तब भी फोम बोलेंगे, गैस सॉलिड में मिक्स हो तब भी फोम बोलेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल इज योर फोम, रबर, स्पॉन्ज, प्यूमिस। प्यूमिस ऐसे पत्थर होते हैं जिनमें खाली खाली स्पेसेस होते हैं, ठीक है, ऐसे पत्थर हल्के होते हैं, काफ़ी डेंसिटी कम होती है। ओके, देन वी हैव सॉलिड के अंदर क्या मिक्स किया? अगर लिक्विड मिक्स किया, सॉलिड के अंदर लिक्विड कैसे हो सकता है सर? ये उसको जेल कहते हैं, जेल, ठीक है। एग्जाम्पल इज जो जेली, चीज, बटर, देखते हैं सर, ये देखो जेली, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो देखो ये जो जेली है ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली सॉलिड है, और इसमें क्या मिक्स हुआ है? इसमें लिक्विड मिक्स हुआ है। तो अगर कुछ टाइम छोड़ दोगे ना, उसको ऐसे ही खुला छोड़ दोगे तो उसका लिक्विड निकलता जाएगा, तो वो सॉलिड बचेगा। सो इट इज सॉलिड के अंदर लिक्विड डाला गया, ठीक है। सो वाह, भूख लग गई देख के। इसके बाद सॉलिड के अंदर सॉलिड, सर ये कैसे हो सकता है? सॉलिड में सॉलिड मिक्स होता है क्या? देखो, एग्जाम्पल इज कलर्ड जेमस्टोन, मिल्की ग्लास, देखते हैं कलर्ड जेमस्टोन, पता ही होगा। तो ये सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड में सॉलिड मिक्सड है ना, तो कलर्ड पार्टिकल्स है जो सॉलिड के अंदर मिक्स है, तो सॉलिड इन सॉलिड क्या बोलते हैं उसको? सॉलिड सॉल्ट बोलते हैं उसको बोलते हैं सॉलिड सॉल्ट। सो दिस इज टाइप ऑफ कोलॉइड जो हमने यहाँ पर देखा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, मैंने कहा था कि सोल्यूशन कैसे बना है? सोल्यूशन इज नथिंग बट सोल्यूट मिक्स्ड इन सॉल्वेंट। जब सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाया जाता है, जैसे कि सॉल्ट को मान लो हमने मिला दिया कहाँ पर? वाटर में, तो ये बन गया सोल्यूशन। शुगर को मिला दिया वाटर में, बन गया सोल्यूशन। तो अभी उसी के कॉन्सेंट्रेशन, ये न्यूमेरिकल आ सकता है, मतलब एक टिपिकल इकलौता सा इसमें है, बहुत सिंपल है, देख लो। तो देयर आर वेरियस वेज टू एक्सप्रेस दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, मतलब कितना सॉल्ट मिक्स किया या कितना सॉल्यूट मिक्स किया सॉल्वेंट में, वो जानने के लिए, वो कॉन्सेंट्रेशन, वो परसेंटेज जानने के लिए यहाँ पर दो तरीके हैं बेसिकली। पहला दिया है यहाँ पर मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। तो कैसे निकाला जाता है वो? मास बाय मास परसेंटेज इज मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100, ठीक है। इससे क्या मिलेगा? परसेंट ऑफ सोल्यूट मिक्स्ड, जो सोल्यूट है वो कितना परसेंट मिक्स है वो ऐसे निकल सकता है। तो ये एक तरीका क्या है? मास बाय मास, ठीक है। मास ऑफ सोल्यूट, जैसे मान लो आपने सॉल्ट डाला तो मास ऑफ सॉल्ट ऊपर लिखोगे, ठीक है। अगर ग्राम में है तो भी चलेगा, बिकॉज ये दोनों ग्राम में रहेगा तो चल जाएगा। अगर ये केजी में तो ये भी केजी में डालना पड़ेगा, यूनिट सेम रखनी होगी। सो मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, ठीक है। तो ये तो हो गया मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, ठीक है, ऐसे निकाला जाता है। अब दूसरा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंट में क्या कर सकते हैं? सो दैट विल बी, ऊपर वाला मास है और नीचे वाला क्या है? वॉल्यूम है। सो मास ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। सर एक थोड़ा आपको मैं ध्यान देता हूँ, किसी किसी बुक में आपको सोल्यूशन की जगह सॉल्वेंट भी लिखा हो सकता है, नॉट इन दिस बट इस वाले में। तो इसमें लॉजिक ये है कि जैसे मान लो आपने पानी लिया, इसका वॉल्यूम है 1 लीटर, ठीक है। तो पानी यानी सॉल्वेंट की वॉल्यूम है 1 लीटर, लेकिन जब इसमें हम नमक मिक्स करेंगे तो ऐसा नहीं कि इसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी, मास बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर तो हमने लिखा है, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन लिखा है, इधर हम नहीं कर सकते सॉल्वेंट, पर इस वाले में वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट भी लिखा जा सकता है, क्योंकि जब आप मिक्स करते हो सॉल्यूट उसमें ना, तो उसकी वॉल्यूम नहीं बढ़ती, उसका स्पेस नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वो जो चीज़ मिक्स होती है ना, वो उन्हीं के अंदर, स्पेसेस के अंदर ही मिक्स होती है। वाटर के मॉलिक्यूल्स में जो स्पेसेस है वहाँ पर मिक्स होती है,
ठीक है, इसलिए आप एक लिमिट तक ही मिक्स कर सकते हो जो चीज़ मिक्स कर रहे हो, डिजोल्व कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर यू कैन ऑल्सो राइट इट एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कहो या फिर मिक्स होने के बाद जो सोल्यूशन की वॉल्यूम है दैट विल बी सेम, ठीक है। लेकिन इस वाले में तो टोटली लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मास तो ऑब्वियसली डिफर करेगा, ठीक है। सो हियर याद रखना मास बाय मास परसेंटेज में मास ऑफ सोल्यूट बाय टोटल मास इनटू 100, यहाँ पर मास ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, ठीक है। और जैसे अभी यहाँ पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्या है देखो, इसको मैं मिटाता हूँ। क्या दिया है, टेक्स्ट बुक का ये एग्जाम्पल ही है, अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो सॉल्ट कितना है 40 ग्राम और वाटर का मास कितना है 320, पर हमको टोटल मास लेना पड़ेगा ना, यहाँ पर तो टोटल मास चाहिए हमको जब मास बाय मास के टर्म में दिया है। तो यानी 40 अपॉन कितना होगा, इसको ऐड कर लो 360, 40 बाय 360 इंटू 100 निकाल लेंगे भाई, सिंपल है, ठीक है। सो कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन बाय इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज, ठीक है ना यार। सो 40 अपॉन टोटल मास कितना हो जाएगा, ऐड कर लो इसमें 360, 40 बाय 360 इंटू 100, ठीक है। तो ये हो गया 40 बाय 360 इंटू 100, 11.1%, ठीक है। सो ये क्या आ गया आपको, ये आ गया मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, या बेसिकली मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, हाँ, या फिर मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना, इसके ऊपर ऐसे ही बस एक आगे, टिपिकली ऐसे नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है, बस यही याद रखो ऐसे। आगे वेरियस सेपरेशन प्रोसेस, अब हम देखेंगे, मैंने कहा था कि चैप्टर में हमको ज़्यादा डिस्कस करना है कि जो मिक्सचर है या जो इम्प्योर सब्सटेंस है उसको सेपरेट हम फिजिकल प्रोसेस से कर सकते हैं। तो फिजिकल, अलग अलग फिजिकल प्रोसेस के बारे में यहाँ पर बात होगी, ठीक है। जैसे फिल्ट्रेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, सब्लिमेशन, सेपरेटिंग फनल, ठीक है, एक एक करके इजीली पढ़ लेंगे। इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रोमैटोग्राफी, सेंट्रीफ्यूगेशन, सर 10 है टोटल, ठीक है। ऐसा नहीं कि 10 ही है, और भी हो सकते हैं। मैंने आपको जो दिए हैं, जितना आपको बुक में है, सब ईजिली बहुत आसानी से समझ लोगे। बस स्टार्ट करते हैं विथ फिल्ट्रेशन, सब देख लेंगे एक एक करके, चैप्टर भी हो जाएगा अपना सिंपल तरीके से, ठीक है। फिल्ट्रेशन, सो फिल्ट्रेशन कब किया जाता है, पहली बात तो ये समझो, फिल्ट्रेशन सब में थोड़ी ना करेंगे, कब किया जाता है, जैसे सैंड इन वाटर क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि क्या डिफरेंस है, कौन सी प्रॉपर्टी का, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टी, वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे, सैंड के पार्टिकल्स बड़े, तो क्या होगा, फिल्टर पेपर में छोटे वाले पार्टिकल पास हो जाएंगे, बड़े वाले अटक जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए फिल्ट्रेशन किया जा सकता है यहाँ पर। तो व्हाट इज द डिफरेंस इन द फिजिकल प्रॉपर्टी, पार्टिकल साइज, एक का छोटा है पार्टिकल साइज और एक का लार्ज है, तो क्या होएगा, लार्ज वाले अटक जाते हैं, है ना। यहाँ पर देखो फिल्टर पेपर लगा दिया और सोल्यूशन, मतलब जो सैंड वाटर है डाल दिया इसके ऊपर, वाटर पास हो जाएगा और सैंड जो है ऊपर अटक जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर जैसे चाय या कॉफ़ी का देखो फिल्ट्रेशन प्रोसेस ऐसे ही हो सकता है, ठीक है। और देखो होता क्या है कि जो छोटे पार्टिकल्स है वो तो पास हो जाते हैं, देखो निकल जा रहे हैं छोटे पार्टिकल्स फिल्टर पेपर से, लेकिन बड़े पार्टिकल्स क्या हो गए, अटक गए। सो पार्टिकल साइज यहाँ पर डिफरेंस है, इसलिए फिल्ट्रेशन हमने कर लिया, ठीक है। सैंड इन वाटर, चॉक इन वाटर कैन बी डन बाय दिस प्रोसेस, ओके सर। आगे दूसरा वाला है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन कब किया जा सकता है, ऑफ कोर्स व्हेन यू हैव मैग्नेटिक पार्टिकल्स मिक्सड इन नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स, ठीक है। ऐसी चीज़ें हैं जो मैग्नेटिक चीज़ों को नॉन मैग्नेटिक मिक्स कर दिया हमने, ठीक है। जैसे कि मिक्सचर ऑफ आयन फिलिंग एंड सैंड, या मिक्सचर ऑफ आयन फिलिंग एंड सल्फर। तो इसमें आयन, आपको पता है कि ये मैग्नेटिक है, मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, और ये नॉन मैग्नेटिक है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या फिजिकल प्रॉपर्टी का डिफरेंस है, मैग्नेटिक नेचर, इसमें एक है मैग्नेटिक और दूसरी चीज होगी नॉन मैग्नेटिक। तो यू कैन यूज दिस प्रोसेस मैग्नेटिक सेपरेशन। जैसे कि यहाँ पर देखो क्या दिया है, ये सैंड है और ये क्या है, ये आयन फिलिंग्स है। तो जब मैग्नेट लगाओगे तो आयन फिलिंग चिपक जाएगा, आयन पार्टिकल चिपक जाएगा, सैंड रह जाएगा, है ना, सिंपल। आगे देखो, मतलब इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से यूज भी किया जाता है। मिनरल्स ओर्स में से जब मेटल्स को निकालने होते हैं, मैग्नेटिक वाले नेचर के मेटल्स को निकालने होते हैं, तो फाइन ओर्स को यहाँ पर डाला जाता है, जिससे कि जो नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटी है वो आगे निकल जाएगा और जो मैग्नेटिक
ओर है, मैग्नेटिक मेटल का जो एक्चुअल ओर है वो यहाँ पर नज़दीक में कलेक्ट हो जाएगा। तो ये मैग्नेटिक सेपरेशन को यहाँ पर भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर ये आपको मैंने थोड़ा एग्जांपल दिया है, जो नॉन मैग्नेटिक है वो आगे निकल गया, जो मैग्नेटिक है थोड़ा पास में आया। नॉन मैग्नेटिक आगे निकल गया, मैग्नेटिक पास में आया, नॉन मैग्नेटिक इधर जा रहा है, मैग्नेटिक इधर जा रहा है, देखो, ठीक है। आगे ओके, सब्लिमेशन। व्हाट इज सब्लिमेशन? सब्लिमेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन कैन बी यूज, दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन कैन बी यूज जब हमको पता है सब्लिमेशन यानी क्या होता है। ऐसी कुछ सॉलिड्स होती है जो डायरेक्टली वेपराइज हो जाती है, सीधे वेपर बन जाती है, उसकी लिक्विड स्टेट नहीं होती। तो जब हमारे पास ऐसा कोई चीज़ है जिसमें एक पार्टिकल सब्लिमेटरी है, मिक्सचर ऐसा है जिसमें एक पार्टिकल सब्लिमेटरी है और दूसरा टाइप का पार्टिकल नॉन सब्लिमेटरी है, तो हम ऑब्वियसली ये यूज़ कर सकते हैं। तो व्हाट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी का डिफरेंस? इट इज सब्लिमेटरी नेचर। तो एक सब्लिमेटरी है और दूसरा जो दूसरी कंपोनेंट मिक्स है वो नॉन सब्लिमेटरी है, तो हम ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का मिक्सचर, अगर ऐसा हम इसको जब हीट करेंगे अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट के मिक्सचर को, तो क्या होगा कि जो अमोनियम क्लोराइड है जो सब्लिमेटरी है वो डायरेक्टली गैस बन जाएगा, और गैस बनेगा, यहाँ कॉटन प्लग, वेट कॉटन प्लग है, तो ये ठंडा हो गया सब सीधा गैस वापस क्या बन जाएगा? सॉलिड, डीसब्लिमेट हो गए, फिर से ठंडा होगा तो सॉलिड बन जाएगा। तो नीचे सॉल्ट बच जाएगा और यहाँ पर जो चिपकी हुई ये चीज़ है वो क्या है? अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। दिस कैन ऑल्सो भी आयोडीन प्लस सॉल्ट, आयोडीन भी सब्लिमेटरी होता है, ठीक है। आगे देखते हैं सेपरेटिंग फनल। ये कब यूज़ किया जाएगा? टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल मतलब जो आपस में मिक्स नहीं हो सकते, जैसे कि ऑयल इन वाटर, मैंने आपको पूछा था तो यहाँ पर आ जाएगा। ऑयल इन वाटर जो है वो आपस में मिक्स नहीं हो सकते, तो ऐसे में हम इस ऐसे वाले केस में हम क्या कर सकते हैं? व्हाट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी का डिफरेंस? दे कैन नॉट बी मिक्स्ड एंड दे हैव डेंसिटी डिफरेंस। यहाँ पर लिक्विड्स का डिफरेंट डेंसिटी है, तो ऑब्वियसली मिक्स नहीं हो रहा, डेंसिटी अलग है, तो एक ऊपर रहेगा जो हल्का वाला है और दूसरा वाला नीचे रहेगा। तो अगर केरोसिन एंड वाटर है तो केरोसिन ऊपर रहेगा, वाटर नीचे रहेगा। जैसे यहाँ पर देखो, तो जब हम ऐसा करेंगे तो ऑब्वियसली जो भारी वाला है सेपरेटिंग फनल से उसको हम नीचे उतार सकते हैं और फिर उसको नॉब को बंद कर देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर ये सिंपल है ज़्यादा। सो वी हैव दिस सेपरेटिंग फनल, इसको बोलते हैं, ठीक है। सांप की बीन की तरह दिख रहा है ये। अच्छा, ये वाटर और ये फिलहाल लॉक है यहाँ पर। जैसे ही वाटर और केरोसिन डाला, केरोसिन ऊपर है, वाटर नीचे है, इसको हम नॉब को ओपन करेंगे, नीचे कुछ कलेक्टिंग रखेंगे यहाँ पर वेसल, और जब तक ये वाटर का लेवल यहाँ तक पहुँच नहीं जाता, ठीक है, तब तक इसको पास करेंगे, वाटर नीचे मिल जाएगा, ऑयल जो है वो ऊपर रह जाएगा, ठीक है। डेंसिटी का डिफरेंस था, एक तो मिक्स नहीं हो रहे थे, ऊपर से केरोसिन हल्का है और दूसरा लिक्विड ऑब्वियसली डेंसिटी उसकी ज़्यादा रहेगी तो वो नीचे कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देन सो ये सब फिजिकल प्रोसेस पढ़ रहे हैं हम, और ये सब के टाइम पे हमको इस बात का ध्यान रखना है कि क्या फिजिकल प्रॉपर्टी का डिफरेंस है, हम उसी कॉन्सेप्ट का उसका यूज़ करें, उसी से हम उसको सेपरेट कर रहे हैं। जो चीज़ मिक्स की गई है आपस में, उनके बीच में क्या फ़र्क है, कौन सी फिजिकल नेचर का डिफरेंस है, ठीक है, और उसी को यूज़ कर रहे हैं हम सेपरेशन के लिए। इवेपोरेशन, जैसे इवेपोरेशन प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं सॉल्ट इन सी वाटर या सॉल्ट एंड वाटर, मतलब पानी में नमक मिक्सड है, तो अगर सेपरेट करना है हमको पानी और नमक को, तो क्या करना होगा? तो इवेपोरेशन प्रोसेस करना होगा। तो इसमें एक वोलेटाइल, दूसरा नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है, ठीक है। मतलब एक है जो उड़ जाएगा, जैसे पानी को जब गर्म करेंगे मिक्सचर को तो पानी उड़ जाएगा, सॉल्ट रह जाएगा नीचे, ठीक है। सो देख सकते हो आप यहाँ पर कि जो वाटर है वो बेसिकली हीट करने से उड़ गया और सॉल्ट जो है वो नीचे बच जाएगा, ओके। सो दिस इज इवेपोरेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या है सर? क्रिस्टलाइजेशन क्या है देख लेते हैं। क्रिस्टलाइजेशन ना, देखो लगभग ये सेम बताया मैंने, इसमें भी वही है जो इवेपोरेशन में था, वही प्रोसेस, वही चीज़ यहाँ भी कर रहे हैं कि एक वोलेटाइल दूसरा नॉन वोलेटाइल, जैसे सॉल्ट इन वाटर। तो हम अगेन ये नाम क्यों अलग दिया है फिर क्रिस्टलाइजेशन, तो मैं आपको बताता हूँ। क्रिस्टलाइजेशन के थोड़े एडवांटेजेस हैं ओवर इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या हो सकता है ना, कभी मतलब यहाँ पर करते क्या है, यहाँ पर हमको मान लो कि कोई चीज़ इम्प्योर फॉर्म में है, कोई चीज़ इम्प्योर फॉर्म में है, तो उसको हम मिक्स करेंगे सॉल्वेंट में, मान लो पानी में मिक्स कर दिया अगर वो मिक्स हो रहा है तो, और फिर उसको सूखने देंगे, ड्राई होने देंगे, हल्का हीट भी कर सकते हैं, ठीक है, ड्राई होने देंगे, और धीरे धीरे करके जो वाटर है वो उड़ता जाएगा, इम्प्योरिटीज़ लेके जाता जाएगा, और जो एक्चुअल मैटर है, जो चीज़ हमने मिक्स करी थी वो बच जाएगा,
ठीक है। तो इसमें ऐसे ऐसे भी करते हैं कि इसको हॉट करते हैं, मिक्सचर को एकदम गर्म करते हैं और फिर कूल होने देते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टलाइजेशन जो है लगभग इवेपोरेशन जैसा ही है, पर इवेपोरेशन में क्या डिसएडवांटेजेस है, इवेपोरेशन में ये हो सकता है कि जो चीज़, जैसे मान लो आपने सॉल्ट एंड वाटर लिया या कोई ऐसा मिक्सचर लिया, तो ये चांसेस है कि वो हीटिंग की वजह से सॉल्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाए, क्रिस्टलाइज ना हो प्रॉपर, ठीक है, उसका भी डिकम्पोजिशन हो जाए, इम्प्योरिटी रह जाए उसमें, वो इवेपोरेशन में पॉसिबल है। यहाँ पर क्या है, ये प्रोसेस स्लो है, लेकिन ऐसा है कि ये प्रॉपर क्रिस्टलाइन फॉर्म है, इसके लिए नाम इसका क्रिस्टलाइजेशन है, कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में आपको वो चीज़ मिलेगी और उसका डिकम्पोजिशन नहीं होगा। समझ में आ रहा ना, कि अगर मान लो कि मैं वाटर इन सॉल्ट का मिक्स उसको हीट कर रहा हूँ, तो उस हीटिंग में, इवेपोरेशन में ये पॉसिबल है कि वाटर उड़ जाए, साथ में सॉल्ट का भी कुछ कंपोनेंट्स उड़ जाए, या सॉल्ट भी डिकम्पोज हो जाए। ये शुगर वाले केस में होता है, वाटर इन शुगर वाले में, ठीक है। तो ये हम वैसे नहीं कर सकते, मतलब अगर हम चाहते हैं कि प्रॉपर क्रिस्टलाइन फॉर्म में वो जो चीज़ है वो मिले, वो सॉल्ट हमको मिले, तो हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करेंगे। इसमें सॉल्ट का डिकम्पोजिशन, सॉल्ट फर्दर ब्रेक नहीं हो जाएगा, ठीक है। सो आप देख सकते हो लगभग ये वही किया जा रहा है यहाँ पर। हीटिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होती, वैसे ये नहीं भी करेंगे तो वे धीरे धीरे करके ये उड़ता जाएगा, और हमको जो बचेगी वो चीज़ क्रिस्टलाइन फॉर्म में, बिल्कुल एकदम जैसे क्रिस्टल्स होते हैं वैसे फॉर्म में मिलेगा। ओके, आगे देखते हैं डिस्टिलेशन। सर क्या होता है डिस्टिलेशन प्रोसेस में? इट इज़ नॉट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन। So distillation is a process of separating two or more miscible liquids. Immiscible liquid के लिए हमने separating funnel यूज़ किया। ऐसी लिक्विड जो मिक्स हो सकती है आपस में, जैसे कि एसीटोन इन वाटर या अल्कोहल इन वाटर, जो मिक्स हो सकती है, तो ऐसे के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? तो हम ये प्रोसेस यूज़ करेंगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टी? इनके बीच में क्या डिफरेंस रहेगा फिजिकल प्रॉपर्टी का? वो दैट डिफरेंस इज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स। दोनों अलग अलग टेम्परेचर पे बॉईल करते होंगे। जैसे यहाँ पर ये लगभग जो है 56 और सम 58 के आसपास में, 56 डिग्री लगभग इसका बॉइलिंग पॉइंट है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है आपको पता है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। तो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस को यूज़ करते हैं हम इस वाले कॉन्सेप्ट में। डिस्टिलेशन में देखो, ये आपका सिस्टम है डिस्टिलेशन का। तो इसमें ये मिक्सचर है एसीटोन और वाटर का, और इस मिक्सचर को हम क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा? इसमें ऑब्वियसली जो वॉलेटाइल है, यानी जिसकी जो बॉइलिंग पॉइंट कम है, ऑब्वियसली वो पहले बॉईल होगा। तो जब हीट करोगे तो पहले क्या बॉईल होगा? एसीटोन, और वो बॉईल होके यहाँ से निकल गैस वेपर बन के निकलेगा, जहाँ जगह मिलेगी वहाँ से पास होगा, और ये कूलिंग सिस्टम है बेसिकली, ठीक है, ठंडा करने के लिए। तो वो कूल होगा तो फिर ड्रॉपलेट्स बन जाएगा एसीटोन, और एसीटोन के ड्रॉप्स यहाँ पर जमा होते जाएंगे। जब तक ये बॉईल होता जाएगा और जब तक वाटर का बॉइलिंग पॉइंट रीच होगा हीट करने से, तब तक शायद सारे एसीटोन यहाँ पर सेपरेट हो गए होंगे। दिस इज डिस्टिलेशन। और आपको अगर पता हो कि जितने भी जहाँ पर अल्कोहलिक बेवरेजेस बनते हैं, ठीक है, यानी बियर, रम, विस्की, जहाँ भी ऐसे फैक्ट्रीज़ को डिस्टिलरीज कहते हैं, कि वहाँ पर ये डिस्टिलेशन प्रोसेस से ही वाटर से अल्कोहल को सेपरेट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इससे थोड़ा सा एडवांस वाला है ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज़ करते हैं? यहाँ पर भी मिसिबल लिक्विड्स के लिए ही यूज़ करते हैं, यानी ऐसी लिक्विड जो आपस में मिक्स हो जाती है, मिक्स हो सकती है, सॉल्यूबल है आपस में। लेकिन ये एडवांस तरीका कब यूज़ किया जाएगा? जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस काफ़ी कम है, इट इज़ इवन लेस देन 25 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जब इससे कम, देखो यहाँ पर क्या था डिफरेंस, देखो कितना ज़्यादा है, लगभग यहाँ पर ये तो 40-44 के आसपास का डिफरेंस है। बट जब डिफरेंस आपके पास कम हो, जैसे यहाँ पर देखो एसीटोन और इथेनॉल, एसीटोन 56 डिग्री इसका बॉइलिंग पॉइंट है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट, अगेन द डिफरेंस इज बॉइलिंग पॉइंट का ही, पर डिफरेंस कम है। सो दिस इज लेस देन 22 डिग्री का डिफरेंस है, यहाँ पर देख सकते हो। तो जब 25 डिग्री से कम का डिफरेंस हो तो कुछ तरीका बदलना पड़ता है। डिस्टिलेशन में एक स्पेशल यूनिट लगानी पड़ती है, और उसको बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। सारा कमाल इसका है, देखो ये है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, बाकी सब डिस्टिलेशन जैसा ही है, सिर्फ ये एक्स्ट्रा लगा हुआ है, ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है। सर इसका एडवांटेज क्या है, मतलब इससे होता क्या है, या कैसे ये सेपरेट कर पाता है? सो जस्ट सी, वी हैव अ मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड अल्कोहल, दैट इथेनॉल, ठीक है। अब डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, तो मतलब क्या अगर हम डिस्टिलेशन करेंगे तो क्या होगा? डिस्टिलेशन करेंगे तो पहले ये बॉयल होगा ऑब्वियसली, लेकिन ये जैसे बॉयल होकर ऊपर फिर यहाँ जमा होता जाएगा, कुछ ही टाइम में दूसरा भी बॉयल होने लगेगा, मतलब टाइम नहीं मिलेगा पूरा एसीटोन को यहाँ आने के लिए, और अल्कोहल भी यहाँ आने लगेगा। सो वी डोंट वांट दैट, हम नहीं चाहते, हम सेपरेट करना चाहते हैं। सो उसके लिए क्या किया जाएगा बच्चों? यहाँ पर देखो,
सो व्हेन वी हीट दिस, अब इसको हम हीट करेंगे तो ऑब्वियसली एसीटोन पहले निकलेगा क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो पहले वो बॉईल होगा, पहले वो ऊपर जाएगा, वेपर बनेगा, और क्योंकि उसकी बॉइलिंग पॉइंट आ गई है, देखो अब ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता, मतलब ये सिर्फ मान लो कि कैल्शियम कार्बोनेट के टुकड़े हैं, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, जिससे गैस को मुश्किल होगी, एफर्ट लगाना होगा यहाँ से निकलने के लिए। अगर गैस के पास ताकत होगी तो यहाँ से निकल पाएगा, और यहाँ से फिर ऑब्वियसली जो आगे का प्रोसेस है वो सेम है, ठंडा होकर इधर ड्रॉपलेट एसीटोन के कलेक्ट होते जाएंगे। लेकिन सर अब ये इसका फ़ायदा क्या है, देखो कि जब एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट आ चुका है 56, तो वो तो धड़ल्ले से यहाँ जा रहा है, उसके पास फुल ताकत है क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट आ चुका है। लेकिन थोड़ा सा हीट होने से थोड़ा अल्कोहल उड़ने लगा, अल्कोहल या इथेनॉल जो आने लगा, तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट आया नहीं है। अल्कोहल का बॉइलिंग मान लो 56 से थोड़ा ज़्यादा हो गया मान लो टेम्परेचर, तो अल्कोहल बॉइल नहीं हो रहा, अभी 60 पे अल्कोहल बॉइल नहीं हो रहा, अल्कोहल तो अभी हल्का हल्का उड़ना आना शुरू हुआ है, ठीक है। तो अल्कोहल के पार्टिकल्स के पास, वेपर्स के पास इतनी ताकत नहीं होगी क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं आया है, इसलिए वो क्या करेगा, थोड़ा बहुत ऊपर आएगा, कोशिश करेगा, लेकिन इतना मुश्किल से वो निकल नहीं पाएगा। एनर्जी होती तब निकल पाता, उसकी बॉइलिंग पॉइंट होती तब निकल पाता, ये 60 के आसपास थोड़ी जाएगा, तो उसकी एनर्जी कम है तो वापस यहीं से ठंडा होकर यहीं से टपक जाएगा। लेकिन एसीटोन क्यों पास हो पा रहा है, क्योंकि एसीटोन की बॉइलिंग पॉइंट आ चुकी है, तो एसीटोन के पास, उनके गैस के पास पूरी ताकत है और वो एनर्जी से यहाँ जा पा रहा है। सो दिस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज डूइंग दैट कि भाई जो पार्टिकल्स के पास एनर्जी होगी वही मुझसे पास हो पाएगा, ताकत से निकल पाएगा, ठीक है, और यहाँ से जा पाएगा, ठीक है। पत्थर के टुकड़े मान लो, और क्या, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं। ओके, आगे क्रोमैटोग्राफी। ये क्रोमा शब्द का मतलब ना कलर होता है, इस क्रोमा शब्द का मतलब होता है कलर, तो क्रोमैटोग्राफी मतलब ग्राफी यानी स्टडी, सो ये कलर से रिलेटेड स्टडी। अब क्या है यहाँ पर देखो, दिस इज यूज्ड टू सेपरेट सॉल्यूट्स दैट कैन डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट, ठीक है, एक ही सॉल्वेंट में एक से ज़्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व हो गए हैं, ठीक है। या स्पेशली ये कब यूज़ किया जाता है कि जो डाई है, डाई जैसे हेयर डाई हो गया, कपड़ों को कलर करने के लिए डाई यूज़ करते हैं, तो वो भी एक से ज़्यादा कलर से बना हुआ है, तो उसके अंदर क्या क्या कलर्स मिक्स है कैसे पता लगाएंगे, सो दैट इज डन यूजिंग क्रोमैटोग्राफी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, दिस इज ऑल, ये मेन डिफरेंस क्या है, मेन जो अलग अलग कंपोनेंट्स मिक्स्ड हैं उसके अंदर, डाई के अंदर जो अलग अलग कलर मिक्स है उनकी सॉल्युबिलिटी अलग होती है, तो यहाँ पर डिफरेंस इनका किस में आता है, सॉल्युबिलिटी का। सर सॉल्युबिलिटी मतलब क्या होता है, सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कोई चीज़ जल्दी मिक्स होती है, डिजॉल्व होती है। मान लो कि एक डाई के अंदर 3 कलर है, रेड, येलो, ब्लू, तो उसमें ब्लू कलर ज़्यादा जल्दी मिक्स हो जाता है, ठीक है, मान लो पानी में जल्दी मिक्स हो सकता है, येलो वाला थोड़ा स्लो मिक्स होगा, रेड वाला और स्लो मिक्स होगा, तो सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस यहाँ पर रहता है। एंड दिस कैन ऑल्सो बी ऑफकोर्स यूज टू चेक ड्रग इन ब्लड में जो कोई भी ड्रग कौन सा केमिकल है वो पता लगाया जा सकता है। कैसे करते हैं, देखो क्रोमैटोग्राफी का टेक्निक देख लो यहाँ पर। सो जैसे ये पेपर लगाया यहाँ पर, और इस पेपर में अब थोड़ा देखना यहाँ पर, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि पानी में डिप किया गया है और वो डाई यहाँ पर लगा हुआ है, तो पानी जब ऊपर जा रहा है, अब्जॉर्ब हो रहा है, तो देखो अलग अलग कलर जो है, देखो अब यहाँ पर वाइट पेपर जो हमने डाला यहाँ पानी में, ठीक है, वो पेपर अब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, ऐसा पेपर जो अब्जॉर्ब कर सके, ऐसा वाला पेपर यहाँ है, और इधर डाई लगा हुआ है, तो अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके जो कलर है, जो कलर जल्दी मिक्स हो सकता है वो पहले मिक्स हो गया, जो थोड़ा स्लो मिक्स हो रहा है वो बाद में मिक्स हुआ, और जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम है वो नीचे मिक्स हुआ। तो आप देख सकते हो कि सॉल्युबिलिटी पे पूरा खेल है। मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, ठीक है, कि हमने लिया पानी, हमने लिया वाटर, हमने लिया एक पेपर, ठीक है, अब्जॉर्बिंग, जो अच्छा अब्जॉर्बिंग एबिलिटी है जिसकी, पेपर पानी को अब्जॉर्ब कर सके ऐसा, उस पर हमने क्या डाल दिया, उस पर हमने डाल दिया डाई। डाई में मान लो अलग अलग कलर है, ठीक है, मान लो उसमें ब्लैक है, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी सॉल्युबिलिटी है। अब ये इसको हम जब यहाँ डालेंगे, डिप करेंगे, मान लो वो ड्रॉप इधर है डाई का, तो क्या होगा कि ये पानी अब्जॉर्ब करेगा, और पानी अब्जॉर्ब करता हुआ पानी ऊपर चढ़ता जाएगा। अब क्या होगा, जो वो पानी है जो ऊपर जा रहा है वो धीरे धीरे इसके अंदर की चीज़ों को मिक्स करते जाएगा, मतलब जो कलर ज़्यादा जल्दी, जिसकी सॉल्युबिलिटी हाई है, जो जल्दी मिक्स हो सकता है, वो पहले ही मिक्स होकर ऊपर जाने लगेगा, देखो यहाँ पर, और जो जो थोड़ा स्लो मिक्स हुआ उसका कलर नीचे, उसका शेड सेकंड आएगा। देखो मैं यहाँ पर आपको इसको मिटा के दिखाता हूँ,
देखो जो पहले मिक्स हुआ वो ऊपर है, जिसकी सॉलिबिलिटी थोड़ी कम है वो नीचे है, जिसकी और कम है वो नीचे है, जिसकी और कम है वो और नीचे है। सो बेस्ड ऑन सॉलिबिलिटी यहाँ पर अलग अलग कंपोनेंट हमको यहाँ पकड़ में आ जाएंगे, ठीक है। सो ये हो गया अपना क्रोमेटोग्राफी। देन कमिंग टू सेंट्रीफ्यूगेशन। सर सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस क्या है? इसमें सेंट्रीफ्यूगल ये कहीं सुना हुआ शब्द लग रहा है। कोई भी चीज़ जब गोल घूमती है, मान लो एक पत्थर अपने रस्सी में बांधा और रस्सी को घुमा रहे हो ऐसे, ठीक है, पत्थर ऐसे घूम रहा है, यहाँ से वहाँ जा रहा है, जब वो पत्थर टूटेगा तो वो आपकी तरफ नहीं आएगा, वो बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। सो व्हाट इज दैट? वो जिस फोर्स की वजह से बाहर गया दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो हमेशा उस पार्टिकल को दूर की तरफ ढकेलने की टेंडेंसी रखती है। सेंट्रीपिटल फोर्स हम जो खींच रहे हैं उसको, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, लगातार अंदर की तरफ लग रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो बैलेंसिंग फोर्स होता है, रिएक्शन होता है जो उसको दूर ले जाता है, ठीक है। तो अब थोड़ा देखते हैं यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो व्हाट इज द डिफरेंस? यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी चीज़ का डिफरेंस काम आएगा? सो इट विल बी डेंसिटी। देखना कि अलग अलग पार्टिकल्स की अलग अलग डेंसिटी होती है। मान लो ये सेंट्रीफ्यूगल मशीन है, ठीक है, और इसमें ऐसे टेस्ट ट्यूब लगे हैं, टेस्ट ट्यूब होल्डर है, टेस्ट ट्यूब लगे हैं, और इसको हम यहाँ पर एक हैंडल है, मान लो इसको हम घुमाएंगे ना तो ये टेस्ट ट्यूब ऐसे, ये हैंडल जो है, ये पूरा सिस्टम जो है ये ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा और तेज़ी से घूम सकता है। तो ये जो टेस्ट ट्यूब आप लगाओगे ये भी इसके साथ में ऐसे रोटेट करेगा। यहाँ भी लगा लो, मान लो एक टेस्ट ट्यूब, ठीक है, तो ये बेसिकली ऐसे रोटेट करेगा, झूला होता है ना ऐसा इस टाइप का, तो ऐसे रोटेट करेगा। जब टेस्ट ट्यूब ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे करके घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूमेगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको दूर ढकेल रहा है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब को दूर ढकेल रहा है। तो इसमें जो भी चीज़ें मिक्स होगी, जो भी चीज़ें इसमें डिजॉल्व, मान लो कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, नाउ वी आर यूजिंग दिस टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, है ना, उसमें प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, उसमें जो सबसे भारी वाली चीज़ होगी, उसको ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सबसे ज़्यादा ढकेलेगा। तो वो टेस्ट ट्यूब में सबसे किनारे, सबसे कोने में चला जाएगा, जिसकी डेंसिटी सबसे हाई होगी, ठीक है। जिसकी डेंसिटी थोड़ी कम होगी उससे, वो थोड़ा ऊपर की तरफ आ जाएगा यहाँ पर। जिसकी डेंसिटी और कम होगी वो और ऊपर की तरफ आ जाएगा। सो बेस्ड ऑन डेंसिटी का डिफरेंस यहाँ पर हम ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट्स को सेपरेट कर पाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। अब ये आपने पैथोलॉजी लैब में, जो मैं यहाँ दिखाने जा रहा हूँ, ये पैथोलॉजी लैब में आपने इस तरह की मशीन देखी होगी। देखो ये टेस्ट ट्यूब या जो ब्लड का जो सैंपल है वो डाल दिया है, और सेंट्रीफ्यूगल मशीन जो है, सेंट्रीफ्यूगल मशीन जो है उसको वो घुमा रहा है, सेंट्रीफ्यूज बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसकी हाई स्पीड से क्या होएगा, ब्लड के सारे, देखो ये टेस्ट ट्यूब ऐसे हो गई, ब्लड के सारे कंपोनेंट जो है अलग हो जाएंगे, सबसे भारी वाला कंपोनेंट सबसे नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज सेंट्रीफ्यूगेशन एंड 10 प्रोसेस तो हमने कर लिए भाई। अब यहाँ पर देखते हैं हाउ विल यू सेपरेट मिक्सचर ऑफ। अब देखो ये क्या कर दिया यार मैंने, सॉल्ट है, सैंड है, अमोनियम क्लोराइड है, आयरन फिलिंग्स है, वाटर है, इन सबको अलग करना है। कैसे करेंगे? इन सबको अलग करना है। तो आप यहाँ पर मुझे ना स्टेप्स बताओगे। जैसे मैं आपको एक स्टेप बता देता हूँ कि ये सब चीज़ें मान लो एक जगह मिक्स्ड है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं सबसे पहले आई यूज़ अ फिल्ट्रेशन प्रोसेस, फिल्टर पेपर यूज़ करूँगा और इस चीज़ को पास कर दूँगा। तो इस चीज़ को पास करूँगा तो नीचे की तरफ क्या निकलेगा, नीचे की तरफ सिर्फ सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट सोल्यूशन, क्योंकि सॉल्ट तो मिक्स हो जाता है उसमें, सॉल्ट सोल्यूशन मिल जाएगा। और ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा यहाँ पर फिल्ट्रेट, यहाँ पर जो बचेगा सैंड प्लस अमोनियम क्लोराइड प्लस आयरन फिलिंग्स, ठीक है। तो पहला प्रोसेस, पहला स्टेप मैंने बता दिया फिल्ट्रेशन। दूसरा स्टेप क्या होगा और आगे के स्टेप्स क्या होंगे वो आप बताओगे, कैसे कैसे सब चीज़ों को अलग करोगे वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। आगे देखते हैं गाइस। अब ये थोड़ा सा एडिशनल आपको दिया हुआ है, बस पिक्चर थोड़ा सा हल्का फुल्का यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, बट अगेन दिस इज नॉट गोइंग टू कम इन एग्जाम, बट ठीक है, आप थोड़ा समझ लो इसको, स्कूल एग्जाम्स में से नहीं आता कि हम जो एयर के जो कंपोनेंट्स हैं, हवा में जो भी कंपोनेंट्स है, एयर में नाइट्रोजन है, ज़्यादा अमाउंट में जो प्रेजेंट है वो बता रहा हूँ, कार्बन, ऑक्सीजन है, ठीक है, वी हैव आर्गन गैस, ठीक है, वी इवन हैव कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो मेन कंपोनेंट्स है एयर के, तो इसको अलग अलग करना है, सेपरेट करना है। तो कैसे किया जा सकता है, तो यहाँ पर देखो एयर सेंड किया गया। अब ये सिस्टम देखो कैसा है पूरा, वी आपको डीप में नहीं जाना पर बता दे रहा हूँ। यहाँ से एयर गया अंदर,
ये कंप्रेसर है जो एयर को कंप्रेस कर देगा, एयर अंडर प्रेशर, कंप्रेस हुआ एयर, ठीक है। और कंप्रेस करने से ये ठंडा पड़ जाता है, टेम्परेचर इसका काफ़ी कम हो जाएगा, ठीक है। इसको अब बेसिकली यहाँ पर फिर भी इतना ठंडा नहीं हुआ, ठीक है। प्रेशराइज किया है, इसको कंप्रेस किया गया ताकि ये लिक्विफाई हो जाए। पढ़ा है हमने कंप्रेस करने से जो क्या पढ़ा था हमने कंप्रेशन वाले फर्स्ट चैप्टर में, कि गैस को कंप्रेस कर तो लिक्विड बनाया जा सकता है, एलपीजी, सीएनजी, है ना। तो कंप्रेस किया गया और कंप्रेस करके और कूल कर दिया गया। देखो यहाँ ठंडा पानी, फ्रीजिंग वाटर पास किया जा रहा है ताकि ये जो गैस है वो ठंडा होके यहाँ पर लगभग लिक्विफाई हो जाए, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ से कोल्ड कंप्रेस्ड एयर आ रहा है, मतलब हमने क्या किया, देखो मैं आपको थोड़ा सा मिटा के इसको बताता हूँ प्रॉपरली। यहाँ से एयर गया, कंप्रेस किया, प्रेशराइज कर दिया, ठीक है। यहाँ पर उसको इस सिस्टम में और ठंडा किया गया उसको, तो समझो जो अब एयर आ रहा है वो कैसा है, इट इज़ कोल्ड कंप्रेस्ड एयर, कंप्रेस्ड कोल्ड एयर, ठीक है। और यहाँ से पास होते हुए अब कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस के फॉर्म में निकल जाएगा, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रीज होता है तो आपको पता है कि वो क्योंकि सब्लिमेटरी है, डायरेक्टली गैस से वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, ड्राई आइस के फॉर्म में यहाँ सेपरेट कर दिया जाएगा सेपरेटर से। एंड देन बचा हुआ जो चीज़ है, मतलब CO2 तो अलग हो गया यहाँ पर, अब नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, ठीक है। तो वो जो अब लिक्विड एयर है, ठीक है, अब जो लिक्विड, क्योंकि CO2 तो सॉलिड बन गया, वो निकल गया, लिक्विड एयर है वो यहाँ से एक्सपेंशन जेट से पास किया जाएगा, स्प्रे किया जाएगा, जिससे कि जो हल्का नाइट्रोजन है और आर्गन है वो निकल जाएंगे यहाँ से अलग अलग आउटलेट से, ठीक है। सबसे ऊपर नाइट्रोजन निकल गया, फिर आर्गन, ये सब डेंसिटी पे डिफरेंस है। उसके बाद में जो लिक्विड क्या बचा, ऑक्सीजन, मेन तो यही गैसेस होता है ना, ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन यहाँ कलेक्ट कर लिया गया। सो यहाँ से CO2, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ आर्गन। इसके डेप्थ में इतना नहीं जाना है, बट ठीक है, मैंने आपको इसको बता दिया। एंड एक और दिया हुआ है आपको, एक और कौन सा दिया है सर, ये वाला, पानी का प्यूरिफिकेशन सिस्टम ऑफ वाटर, ठीक है। तो मेनली ये सेडिमेंटेशन वाले टेक्निक से किया है, जैसे ये वाटर रिजर्वायर है, यहाँ से सेडिमेंटेशन टैंक है, जिससे क्या होएगा, टू अलाउ सॉलिड्स सेटल। तो यहाँ जो भी पानी के अंदर जो बड़े बड़े सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो सेटल हो जाएंगे, और यहाँ जब रेज होगा तो जो पानी है विथ लिटिल इम्प्योरिटी वो पास होगा। और फिर ये लोडिंग टैंक कहते हैं, इसमें क्या होता है, टू सेडिमेंट सस्पेंडेड पार्टिकल, जो बहुत छोटे पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ पर मतलब रुक जाएंगे, सेडिमेंट हो जाएंगे, यानी नीचे सेटल हो जाएंगे। और जो अब आगे जो यहाँ पास होके जब ये वाटर जा रहा है उसको भी फर्दर यहाँ पर देखो, ये फाइन सैंड, ये ग्रेवल और ये कोर्स ग्रेवल, तो ये प्रॉपर फिल्ट्रेशन होके यहाँ से फिल्टर्ड वाटर जाएगा। और ये फिल्टर्ड वाटर में अभी भी जर्म्स हो सकते हैं, तो उसको मारने के लिए क्लोरीन गैस यूज़ किया जाएगा, और क्लोरीन गैस से वो जब जर्म्स मर जाएंगे उसके बाद ये पानी हमारे घरों तक पास कर दिया जाएगा। ओके गाइस, तो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर हो चुका है। बट फिर भी मैं चाहूँगा कि आप एक बार टेक्स्ट बुक से गो थ्रू करिएगा और इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करना ज़रूर, ठीक है। एंड बताना कि आपको कितने क्वेश्चंस आ गए और कितनी कंसेप्ट आ गई, ठीक है। ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।